हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य मैच टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश रसो। तारीख है 13 अगस्त 2022 और हम बात करने जा रहे थे हिंदू की एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम 4 आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल आज का रहेगा नो होल्ड बार्ड। उसके बाद हम बात करेंगे नेवर एंडिंग फाइट, इंडिपेंडेंस इन द वर्ड ऑफ एन अमेरिकन, और लास्ट आर्टिकल आज का रहेगा मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज का पहला आर्टिकल नो होल्ड बार्ड। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी चीन द्वारा टेक्निकल होल्ड लगा दिया गया है भारत और यूएस का जो ज्वाइंट प्रपोजल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिया गया था, जहां पर मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर इसको यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के रूप में घोषित करने का प्रयास किया जा रहा था। वहां पर चीन ने एक वीटो लगाकर इस प्रस्ताव को एक टेक्निकल होल्ड पर डाल दिया, जो कि भारत चीन संबंध जो कि ऑलरेडी काफी बेहतर दौर से नहीं गुजर रहा, उसके लिए एक और ब्लो ये साबित होगा। बात करते हैं भारत चीन संबंधों की। अभी गलवान घाटी, उसके बाद लगभग अभी वहां एलएसी पर भी जब 16 राउंड के मिलिट्री कमांडर टॉक हो चुका है, बावजूद उसकी स्थिति अभी सामान्य बिल्कुल नहीं हुई है। हाल फिलहाल में चीन द्वारा श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर एक सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप वहां पर रोकने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको भारत सरकार ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दिया, जिसके दबाव में श्रीलंका ने चीन सरकार को इस शिप वहां पर नहीं रोका जाए इसके लिए मना किया। इसके अलावा बात करते हैं अभी 2 महीने पहले चाइना ने ऐसे ही हरकत की थी, जब अब्दुल रहमान मक्की जो लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है, इसको भारत द्वारा जब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने का प्रयास किया जा रहा था, वहां पर चीन इस पर वीटो लगा देता है। असगर की बात करते हैं तो ये कई मामलों में भारत और अमेरिका में मोस्ट वांटेड है। सबसे हाईलाइटेड केस की बात करें तो कांधार में जो एयर इंडिया का हाईजैक हो जाता है, जहां पर लगभग 200 सिविलियन को इनके द्वारा बंदी बना लिया जाता है, और उसके एवज में 3 मोस्ट वांटेड इनको छुड़ा लिया जाता है। और 3 मोस्ट वांटेड में एक इसका बड़ा भाई मौलाना मसूद अजहर भी था। हालांकि बाद में वो जो तीनों मोस्ट वांटेड थे, इन्होंने कई सारे दुर्दिन कामों को अंजाम देते, जहां पर न जाने कितने सिविलियंस की जान चली जाती है। अब आर्टिकल में यह बात किया जा रहा है कि अब ही इसमें जो अंतरराष्ट्रीय प्रेशर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि इस बार जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव किया गया था, जहां पर 5 परमानेंट और उसके अलावा जो 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं, उनमें से 15 में से 14 मेंबर जो थे उन्होंने इसके प्रस्ताव में ही भारत के पक्ष में वोटिंग किया था, जबकि मात्र एक चीन ऐसा था जिसने वीटो लगा दिया। तो अभी बात यह भी किया जा रहा है, जो ये 1267 कमिटी प्रोसीजर है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय तौर पर जब यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड जो आतंकी को घोषित किया जाता है, यदि सारे मेंबर मेजॉरिटी में एक साथ हो जाता है, कोई एक मेंबर भी अगर परमानेंट मेंबर में से अगर वीटो लगा दे रहा है, तो मतलब पूरी स्थिति यथा स्थिति रह जाती, कुछ भी उस पर आगे लाभ नहीं मिल पाता। तो इसको भी बदलने की जरूरत है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भारत को और ज्यादा चाइना पर बनाने की जरूरत है कि बार बार वो ऐसा ना करे। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना दोनों से इस इशू पर यदि संभव हो तो बात करना चाहिए, क्योंकि अंतोगत आतंकी चाहे वो कहीं का भी हो, कभी ना कभी वो पूरे मानवता के लिए ही अभिशाप बन जाता है, और जो उसको दूध पिलाता है कभी वो उसको भी जाकर डसेगा ही। बेसिकली नेक्स्ट आर्टिकल में अब हम जब बात करते हैं नेवर एंडिंग फाइट, ये जो पूरा आर्टिकल है इर्द गिर्द घूम रहा है फ्री स्पीच के, जहां पर अभी हाल फिलहाल में एक्टर सूर्या जो कि जय भीम के एक्टर रहे हैं और इसके डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल, इनके जो ऊपर एक क्रिमिनल केस लगा दिया गया था, उसको कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। बेसिकली इन पर आरोप लगा था कि इस फिल्म में जो वन्नियार कम्युनिटी है, वन्नियार समुदाय है, उसका इंसल्ट होता है, और एक तरीके से जो रिलीजियस जो धार्मिक जो भावना है उसको ठेस पहुंचाया गया है। हालांकि कोर्ट ने क्रिमिनल जो ये प्रोसीजर था इसको पूरा क्वैश कर दिया और कहा कि कहीं पर हमको थोड़ा सा फिल्मों में फ्रीडम ऑफ स्पीच का ध्यान देना होगा, साथ ही साथ में पूरे इंटेंट को समझना होगा कि क्या जानबूझकर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि समुदाय विशेष की धार्मिक भावना को आहत किया जा रहा है, अथवा वो फिल्म में कहीं पर कई बार होता है कि कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं, उसके बाद वो फिल्म की कहीं जरूरत बन जाते हैं, पर आगे के दृश्य में उसके प्रति कई जगहों पर संवेदनशीलता दिखाई जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, फ्री स्पीच का ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकल में यह भी बताया जा रहा है, अभी कुछ समय पहले महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ भी क्रिमिनल केस ऐसा ही दायर कर दिया गया था, जब वो एक मैगजीन पर भगवान
के वेशभूषा में वो सामने आए थे। तो कुछ समुदाय ने उनकी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी पर भी क्रिमिनल चार्ज लगा दिया गया था। आर्टिकल में ये भी बात किया जा रहा है कि चाहे वो नाटक हो, पब्लिक परफॉर्मेंस हो जाते हैं, पिक्चर हो जाते हैं, कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ध्यान देना चाहिए और संवेदना का ख्याल दोनों पक्षों को रखना चाहिए, चाहे वो पर्दे के पीछे वाले लोग हों अथवा पर्दे के सामने जो दर्शक और जो दूसरे जो समाज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जो पिक्चरों को देखते हैं, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा अवेयरनेस को प्रकट करना होगा, अपनी भावनाओं को देखना होगा कि क्या जो पिक्चर या कहीं पर भी जो दृश्य दिखाया जा रहा है क्या जानबूझकर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि धार्मिक भावना को आहत किया जाए, अथवा वो रुपहले पर्दों में वहां पर उसको संवेदनशीलता के साथ दिखाया जा रहा है। क्योंकि बात यही हो रही है कि बार बार समय समय पर जो कोर्ट होते हैं उनको इंटरवीन करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, और कई बार होता है कि कोर्ट पक्ष में ही फैसला देता है किंतु तब तक जो हानि होनी होती है वो हो चुकी होती है। कई बार वो वहां पर जब मान लीजिए कोई बुक पब्लिश होना होता है, कई बार पब्लिश रुक जाता है, लेक्चर देना होता है वो लेक्चर कैंसिल हो जाता है, कुछ प्रोग्राम करना होता है उसको कैंसिल कर देना होता है क्योंकि लोगों के बीच में आक्रोश फैल जाता है। फैसला आने तक इतना देर हो जाता है कि जो भी नुकसान होना होता है प्रोजेक्ट को वो नुकसान हो चुका होता है। अब बेसिकली यही सारी बातें कही जा रही है कि जो एक लड़ाई होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए वो समय समय पर बार बार उसको लड़ने की ज़रूरत ऐसी सामने दिखती है और इस लड़ाई को जारी रखना होगा। अगले आर्टिकल की हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंस इन द वर्ड ऑफ एन अमेरिकन। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल लिखा गया है ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। ये आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी भारत आज़ादी का अपना अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, 75 साल की हमारी आज़ादी होने वाली है। एक ऐसा वक्त जब एक पहली देश को आदिवासी राष्ट्रपति मिल चुकी है, हमारे प्रधानमंत्री जो अभी जो 15 अगस्त का जो अपना भाषण देंगे वहाँ पर देश की गौरवशाली सिविलाइजेशन पर बात करेंगे, अपनी जो भी उपलब्धियाँ उस पर बात करेंगे। ऐसे दौर में शशि थरूर जी इस बात को इस आर्टिकल में कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक जिक्र करते हैं एक लेटर का जिसको मिल्ड्रेड टैलबोट इनके द्वारा लिखा गया था, जो कि एक अमेरिकन थी और ये वाइफ थी फिलिप टैलबोट की, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, डिप्लोमेट भी थे। इनकी मृत्यु 2004 में 89 साल में हो जाती है। बेसिकली आर्टिकल में ये पूरी बात कही जा रही है कि एक अमेरिकन की दृष्टि से जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों की आज़ादी जब होती है, जब पहली बार दोनों ही देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, तो वहां पर ये मौजूद थी, इन्होंने अपनी आंखों से उस भव्य दृश्य को देखा था। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है कहीं से भी पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं है। हालांकि शशि थरूर जी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट फिर भी ये जो पूरा आर्टिकल ये पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं है। ये पूरा आर्टिकल जो मिल्ड्रेड टैलबोट जी हैं इनका लेटर था, 7 पन्नों का इनका लेटर था, उस पर आधारित ये पूरा आर्टिकल। उस लेटर पे ये बात करते हैं कि जिस समय ये भारत पाकिस्तान दोनों जब स्वतंत्र हुए थे, जो महोत्सव होता है वहां पर ये मौजूद थी, कैसा वो व्यक्तिगत अनुभव होता है, किस तरीके से तैयारियां होती हैं, उसका जिक्र इन्होंने लेटर में किया होता है। वो दृश्य कितना एकदम भव्य दृश्य हो जाता है। कराची जहां पर जो हिंदू मेजॉरिटी वाली सिटी रहती है वहां पर ये जिक्र कर रही है लेटर में कि थोड़ा सा तनाव की स्थिति जरूर नजर आती है। उसके वनस्पत उससे जब कंपेयर दिल्ली का माहौल का ये करती है तो वो काफी ज्यादा सुखद इनको लगता है। और जो फेमस स्पीच जवाहरलाल नेहरू की ट्राइस्ट विद डेस्टिनी होती है उसका भी अपने लेटर में जिक्र करती हैं। इसके अलावा ये भी बात करती हैं कि उस दिन 15 अगस्त 1947 की जब बात आती है तो जवाहरलाल नेहरू जिनको ये दूर से स्पॉट करती हैं और बेसिकली वो ऐसा लगता है उस वक्त जो एक एंशिएंट जो कल्चर होता है, जो पुनर्जागरण, हिंदुत्व के पुनर्जागरण की बात अपने लेटर में करती हैं। इसके अलावा जो भारत एक विशाल और बहुत पुराना कल्चर रहा है उस वो अपना किस तरीके से अब एक नए पूरा कलेवर में सामने आता है उसका जिक्र ये लेटर में कर रही है। इसके अलावा वहां पर ये भी बात करती हैं कि कितना कौतूहल का वो मतलब दृश्य था जब भारत का वहां पर होता है, जो पूरा जो जहां पर फ्लैग होस्टिंग होती है वो पूरा जो जगह था वो 25,000 लोगों के लिए बना हुआ था, पर वहां पर लोग आ जाते हैं, 5 लाख लोग आ जाते हैं। और ऐसे में जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे के रास्ते से सिक्योरिटी
प्रोग्राम जब एंड होता है तो बाद में बाहर से निकाला जाता है। इंदिरा गांधी का भी थोड़ा सा जिक्र होता है कि जो जो डिग्नेटरी वहाँ पर है, बावजूद उसको उनकी साड़ी फट जाती है, बाल बिखर जाते हैं, ऐसा दृश्य रहता है। बावजूद इसके लोगों में उत्साह की कमी कहीं नहीं रहती है, लोगों में आत्मगौरव का भाव बहुत ज़्यादा उस समय गहरा हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पर यह भी बात होती है कि इतना ज़्यादा इस दृश्य को देखकर मिल्ड्रेड टैलबॉट जी इतना इमोशनल हो गई थी कि 2 हफ्ते तक उनको नींद नहीं आई थी, जब तक इन्होंने इन सारे दृश्य को कलम द्वारा कैद नहीं कर लिया था। बेसिकली ये न तो कोई नेशनलिस्ट थी, न तो भारतीय थी, ये एक अमेरिकन वुमेन थी, और इनके द्वारा इतना भावप्रद जो व्याख्यान हुआ है उस समय का, उससे शशि थरूर जी काफ़ी ज़्यादा आकस्मित है, काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं। काफ़ी शशि थरूर भी भावुकता के साथ इस पूरे लेटर को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो एक पूरा दिवंगत, एक बहुत बेहतरीन, एक मैजिकल मूवमेंट हो जाता है जब भारत आज़ाद होता है। भारत सिर्फ आज़ाद एक देश नहीं होता है, एक होप के रूप, जो भी हम उम्मीद लगाए रहते हैं उसको एक नई आज़ादी मिल जाती है। उस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज के समय में हमको आज़ादी के मायने बदल गए हैं। आज का भारत जो 75 साल पहले का भारत हुआ होता था, उससे हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं लेटर में ये भी जिक्र शशि थरूर जी करते हैं कि पहले के कंपैरिजन में आज का समय में असहिष्णुता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक हैं उनके स्थान पर बहुसंख्यक ज़्यादा हावी हो जा रहे हैं। ऐसी बातें शशि थरूर जी कह रहे हैं। बावजूद इसके जो इंक्लूसिव की बात होती है, सबको ले चल के साथ में बात होती है, सबकी बातें करने वाली जो प्लूरिस्ट पॉलिटिक्स होती है, जहां पर सभी मतों का ध्यान दिया जाता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात होती है, और जो भारत, ऐसा भारत जो गांधी का भारत है, जहां पर महात्मा गांधी जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं, उनकी जान जाती है बाद में आज़ाद होने के भारत के, जो गांधीवादी मानसिकता, गांधीवादी तत्व जो भारत आज़ादी का अभिन्न अंग बन जाते हैं। और ऐसे में जब भारत अमृत महोत्सव बना रहा है, तो जो आज़ादी के जो महत्व को नहीं कहीं से कम करना चाहिए। और एक अमेरिकन होकर जब मिल्ड्रेड टैलबॉट इस बात का जिक्र करते हुए भावुक हो जाती हैं, तो हम भारतीयों के लिए आज़ादी के मायने कितने ज़्यादा और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आज़ादी 75 साल बाद जब अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो ऐसे में आज़ादी जितनी मुश्किल से हमको मिली है, जिस तरीके से मिली है, और आज 75 साल बाद भारत जिस स्थान पर खड़ा है, उसको कहीं से नहीं भूलना चाहिए। और प्रत्येक जो भारतीय हैं उनको नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आज का जो लास्ट आर्टिकल है, मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल, बेसिकली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का आर्टिकल रहेगा। इसमें बहुत सारे डेटा हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर मैं क्रक्स तो आपको बता दे रहा हूँ, बट आपको मौका लगेगा तो पर्टिकुलर सिर्फ एक ही आर्टिकल आप ज़रूर अलग से पढ़ लीजिएगा। और इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट नोट करने चाहिए, बहुत सारे आपको इसमें डेटा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल बात कर रहा है अभी, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022, जो कि एक फोरकास्ट इसने किया है कि 2023 तक भारत चीन को पछाड़ के दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाएगा। अब 1947 से कंपेयर किया जा रहा है, तो 1947 जब हमारी आज़ादी लगभग 34 करोड़ थी, उससे हम 4 गुना हो जाएंगे अगले साल तक। अब इसके अलावा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं, हम उसके तीसरे स्टेज में हैं। अब ये भी आर्टिकल में बात कही जा रही है, अब धीमे धीमे हमारा जो ग्रोथ है, जो जनसंख्या बढ़ने की जो दर है, वो एक समय आगे चल के अब उसमें थोड़ा सा स्थिरता आने लगी है, और कुछ समय बाद थोड़ा सा हमारा जो जनसंख्या जो बढ़ने का जो गति है वो भी कम हो जाएगा। अभी क्या है, हमारी जो मृत्यु दर है वो कम है, और जो फर्टिलिटी रेट है वो तेजी से घट रही है। भारत की बात इसमें हो रही है कि जो दुनिया के 17.5% आबादी कहाँ पर है, भारत में है। इसके बाद ये भी बात हो रही है कि 2030 तक लगभग 150 करोड़ हमारी आबादी हो जाएगी, और 2050 तक 166 करोड़ की आबादी हो जाएगी। हालांकि 2050 के बाद से जो हमारा तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसमें स्थिरता आएगी, और उसके बाद लगभग कुछ समय बाद उसमें गिरावट भी होने लगेगी।
अब इसके अलावा इसमें यह भी बात हो रही है कि 1960 के दशक में लगभग हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 2% के आसपास था, जो कि अभी 2025 के लमसम ये 1% के आसपास हो जाएगा। इसके अलावा हम अभी पिछले साल जो हमारा TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये हमारा 2 पे आ चुका है। बेसिकली 2.1 के नीचे यदि TFR हो जाता है तो इस पे क्या होता है, जो जनसंख्या होती है वो उसमें ग्रोथ रुक जाता है और जनसंख्या स्थिर होने लग जाती है, और एक समय के बाद जनसंख्या कम होने लग जाती है, क्योंकि जो 2.1 होता है ये माना जाता है जनसंख्या की विस्थापन दर हो जाता है। इसके बाद जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। हालांकि इसका जो उपयुक्त रिजल्ट है वो हमको लगभग 3 से 4 दशक बाद देखने को मिलेगा, ये भी बात इसमें कही जा रही है। अब इसमें यह भी बात आर्टिकल में आगे बताया जा रहा है कि लगभग 1950 की जब बात करें तो भारत का ये जो TFR जो अभी 2 हो गया है, 1950 में ये कितना था, 6 के आसपास था। सोचिए कितनी ज़्यादा उस समय जनसंख्या तेजी से बढ़ने का वहाँ पर दर था। अब बहुत सारे स्टेट जहाँ पर जो TFR है वो 2 से नीचे हो चुका है, 2 के आसपास पहुंच गया, लेकिन कुछ स्टेट जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पर अभी भी 2 से ज़्यादा TFR है। इसके अलावा इन राज्यों में जो इलिटरेसी लेवल है काफ़ी ज़्यादा है, जो बाल विवाह यहाँ पर हो जाते हैं। इसके अलावा जो 5 वर्ष से नीचे जो बाल मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो औरतों का, स्त्रियों का जो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है कंपेयरिंग टू अदर स्टेट। आगे ये भी बात कही जाती है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब बात कही जाती है, जब जनसंख्या जब ज़्यादा होती है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो कार्यशील जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, और इससे ओवरऑल कंट्री को फ़ायदा मिलता है। और जब भारत की बात करते हैं तो भारत का जो पॉपुलेशन था, अभी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 50 से 65% के आसपास बढ़ गई है। अब इसमें यह भी बात हो जा रही है कि दुनिया की जो यंगेस्ट हम कंट्री के रूप में भी बात होती है, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री की अगर बात कर लेते हैं और 2022 के आंकड़ों की बात करते हैं, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है उसके अगर आंकड़ों को ध्यान दिया जाए तो भारत अगले 25 साल तक जो दुनिया भर में यदि काम करने वाले लोग 5 हैं तो उनमें से हर एक जो व्यक्ति होगा वो भारत का होगा। मतलब कि भारत एक काफ़ी यंग पॉपुलेशन, अगले 25 साल तक हमको इसका काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। अब इसके बाद ये भी बात कही जा रही है कि जो औरतों की पॉपुलेशन की बात करते हैं, जो वर्क फोर्स में जो इनका जो भाग लेना होता है वो काफ़ी कम है, बहुत कम है। लगभग 1/4 औरतें ही एम्प्लॉयड हैं। जो औरतों की संख्या है उनमें हम जब कंपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा की कमी है, मॉडर्नाइज्ड जो जॉब स्किल है, जो आज के मार्केट की ज़रूरत है, उसकी काफ़ी कमी, उस पर ध्यान देना होगा। इस सब के अलावा ये भी बात इसमें हो रही है कि जो फीमेल और मेल का जो सेक्स रेशियो है भारत में, ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। 1951 में जो 946 था, 946 औरतें लगभग 1000 जो मेल थे उनके ऊपर थे, वहीं जो 2011 की जनगणना होती है वहाँ पर 943 ही आंकड़ा हो जाता है। 1951 से भी हमारी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। हालांकि 2022 में यह अनुमान लग रहा है कि तकरीबन 950 के आसपास ये आंकड़ा लगभग पहुंच रहा होगा। इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि भारत में जो कहा जाता है सिलेक्टिव जो जेंडर की बात हो जाती है, सिलेक्टिव सेक्स रेशियो की बात हो जाती है, जहाँ पर एक मिसिंग गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं कि जो बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो जब जनसंख्या से गायब होने लग जाती हैं, चाहे अपहरण के द्वारा उनको मार दिया जाए, भ्रूण हत्या कर दी जाए इत्यादि कई कारण हो सकते हैं। अगर उनकी बात की जाए तो भारत में यह स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सेक्स सिलेक्शन, जो हम बच्चों में जो लिंग परीक्षण के द्वारा देखा जाता है कि यदि कई बार ऐसा भारत के बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा पाया जाता है लिंग परीक्षण के बाद, हालांकि कानून बहुत सारे बने हुए हैं पर व्यवहारिक तौर पर उनका उतना पालन नहीं हो पाता, और लिंग परीक्षण के बाद जो बच्चियां हैं उनको कई बार मार भी दिया जाता है। लगभग भारत की अगर बात करते हैं तो दुनिया भर में अगर 3 बच्चियां
जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका जो सेक्स है वो फीमेल है, उसकी वजह से या तो उनको मार दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। तो अगर दुनिया में ऐसी केसेस 3 हो रहे तो हर 3 में से जो एक केस है वो भारत में, मतलब दुनिया के 1/3 केस को अकेले भारत रिप्रेजेंट कर रहा है, जो काफ़ी शर्म की स्थिति है भारत के लिए। इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 में हमारी थी 32 साल, वो अभी 2019 में लगभग 70 साल हो गए। यहाँ पर भारत ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है। इसके अलावा और दूसरे आंकड़ों की बात हो रही है। जो बाल मृत्यु दर होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, वो 1951 में जो 133 के आसपास था 2020 में 27 के आसपास हो जाता है। इसके अलावा 5 साल से कम के बच्चों का 250 से ये घट के 41 के आसपास हो जाता है। मातृ मृत्यु दर की बात जब करते हैं तो 1940 के दशक में जो 2000 के आसपास तक था, 2019 में 103 तक आकर गिर जाता है। इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि भारत में जो ठिगनापन और भूखमरी ये बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पर खड़े होते हैं? 116 देशों में हमारा स्थान 101 रह जाता है। बावजूद इसके भारत दुनिया में सबसे बड़ा जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम हम चलाते हैं, उसमें हमारा जो पीडीएस स्कीम चलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलती है, मिड डे मील चलती है, इन जैसी स्कीम चलने के बावजूद हम जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है वहाँ पर बहुत पीछे जाकर मिलते हैं। हेल्थ इश्यू की बात करते हैं तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के बहुत बेहतर नहीं है। इसके अलावा आज़ादी के बाद जहाँ पर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ उनसे हम निजात नहीं पा रहे, तो वहीं भी सीन बदल चुका है। अब हमारा 62% जो टोटल जो मृत्यु होती है उनमें जो 62% मृत्यु होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है। तो बेसिकली जो डिजीज का नेचर है वो काफ़ी बदल गया है। अब इसके अलावा एयर पॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो लगभग 1/4 मृत्यु जो वायु प्रदूषण के वजह से हो जाती है वो कहाँ पर हो रही है? भारत में हो जा रही है। इसके अलावा भारत की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर का बहुत बेहतर अभी नहीं है। जीडीपी में हम हेल्थ के ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं, 1 से लेकर 1.5% के आसपास ही हम जीडीपी पर खर्च कर रहे हैं। दुनिया में भारत एक यंग नेशन के रूप में जाना जा रहा है, जहां पर 50% से नीचे की इसकी पॉपुलेशन कितने की है? 50% की पॉपुलेशन लगभग 25 साल या उससे कम की पॉपुलेशन है। लेकिन साथ ही साथ हमको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि लगभग जो ओल्ड पॉपुलेशन है, जो 60 साल के ऊपर की जो पॉपुलेशन है, अभी 2050 तक ये भी 12% के आसपास हो जाएगी। ऐसे में अब हमको किस बात पर ध्यान देना होगा? चूंकि हमारा TFR 2 के आसपास पहुंच चुका है, तो हमको इस बात का नहीं डर है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अब बढ़ने वाली है, बल्कि हमको अभी मतलब आर्टिकल में कहा जा रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल की बजाय हमको ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? ज़्यादा ध्यान हमको देना चाहिए कि हमारा हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको हम किस तरीके से बेहतर बनाएं। जो ओल्ड पीपुल हैं उनकी ज़रूरतों को किस तरीके से हम मीट आउट करें, उनको हेल्थ और दूसरे सिक्योरिटीज़ उन तक कैसे सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो ह्यूमन कैपिटल में हाईली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है भारत सरकार को, और इस सब के अलावा जो ओल्डर पीपल हैं वो डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ अपना जीवन निभा सकें। और जो भी हेल्दी पॉपुलेशन आज की है वो जब उम्र उसकी बढ़ रही है तो किस तरीके से सारी सुविधाओं को और जो दूसरे सिक्योरिटीज़ है उसको बनाए रखते हुए जो ह्यूमन कैपिटल को किस तरीके से उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है उसको कंट्री को बिल्ड करने में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम को और बेहतर कैसे बनाया जा सके, इन सब बातों को एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना होगा। और हेल्थ कंट्रोल की बजाय अब हमको, क्योंकि अब ऐसी कोई सीवियर प्रॉब्लम हेल्थ कंट्रोल की नहीं है, हमको ध्यान क्या देना होगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे सुधारा जाए, ये प्रायोरिटी पर करना होगा। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल इसको बिल्ड भारत को करना, ये अब प्रायोरिटी में रखना होगा। दोस्तों, आज का आर्टिकल आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।